हेलो सभी को जय हिंद, नमस्कार। मैं अरुण सर आप सभी का प्रयास एकेडमी कल्याणपुर कानपुर में स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि इतिहास का टॉपिक बाय टॉपिक क्रमबद्ध रूप में लगातार सिलेबस चल रहा है। तो आज का जो टॉपिक है वह है चौथा टॉपिक मौर्य वंश। इसके पहले मैंने 3 वंश के जो टॉपिक थे वह अपलोड कर दिए हैं। जैसे कि आपने देखा था हर्यक वंश और उसी में था आपका शेषनाग वंश और नंद वंश। तो इन 3 वंशों के बारे में पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी है। और मौर्य वंश शुरू होने से पहले मैंने जो विदेशी आक्रमण हुए थे उन विदेशी आक्रमण से संबंधित भी जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सभी की चर्चा इसके पिछले वीडियो में कर दी है। आज का जो टॉपिक है वह मुख्य रूप से है जो मगध के चौथा वंश है मौर्य वंश। आज मौर्य वंश के बारे में हम लोग जानकारी करेंगे। तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। ऐसा कि लिखा है मौर्य वंश। मौर्य वंश का जो काल रहा है वह 322 बीसी से लेकर के 185 बीसी तक का जो काल रहा वह काल मौर्य वंश का रहा है। अब मौर्य वंश की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, कहाँ से जानकारी मिलती है और यहाँ से कितने महत्वपूर्ण जो प्रश्न हैं वह बनते हैं, उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर चलेंगे। तो आइए देखते हैं मौर्य वंश की जानकारी। जो मौर्य वंश की जानकारी है, क्योंकि जितने प्राचीन काल के जो इतिहास है उस सभी इतिहास की जानकारी साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों को प्राप्त होती है। तो मौर्य काल की भी जानकारी साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त होती है। तो साक्ष्य एक आपका साहित्यिक स्रोत के आधार पर और दूसरा साक्ष्य पुरातात्विक स्रोतों के आधार पर, यानी साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों स्रोतों के आधार पर मौर्य काल की जानकारी मिलती है। साहित्यिक स्रोत के अंतर्गत देखेंगे चाणक्य द्वारा रचित एक पुस्तक है जो अर्थशास्त्र, यानी चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। तो अर्थशास्त्र से मौर्य काल की जानकारी मिलती है। और अर्थशास्त्र में मौर्य काल के किस क्षेत्र की जानकारी मिलती है, तो मुख्य रूप से राजनीतिक विषय की जो जानकारी मिलती है वह मौर्य काल के राजनीतिक विषय की जानकारी अर्थशास्त्र से मिलती है। और अर्थशास्त्र का रचना किसने किया है, तो चाणक्य ने किया है, जिनका उपनाम विष्णुगुप्त या कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है। यह कई परीक्षाओं में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट यूनानी व्यक्ति थे मेगस्थनीज। ये भी परीक्षा में इनके बारे में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो मेगस्थनीज ने एक पुस्तक लिखी इंडिका की रचना की है मेगस्थनीज ने, जो कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। और जो इंडिका में मौर्य काल से संबंधित जानकारी मिलती है। किस क्षेत्र की जानकारी मिलती है, तो मौर्य काल के जो सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र है, तो सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र की जानकारी जो मिलती है वह इंडिका से मिलती है। और इंडिका किसकी लिखित पुस्तक है, तो मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई है। मेगस्थनीज कहाँ के थे, तो यूनानी के थे, जो सिकंदर के साथ में आए थे। तो मेगस्थनीज द्वारा लिखी गई पुस्तक आपकी इंडिका है। इंडिका में मौर्य काल के सामाजिक और प्रशासनिक क्षेत्र की जानकारी मिलती है। नेक्स्ट विशाखा दत्त। एक थे विशाखा दत्त द्वारा जो रचित पुस्तकें हैं वह आपकी एक मुद्रा राक्षस और बृहत कथा मंजरी। तो मुद्रा राक्षस और बृहत कथा मंजरी, जो मुद्रा राक्षस कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि मुद्रा राक्षस जो रचना है वह किसके द्वारा रचित है, तो वह विशाखा दत्त द्वारा रचित है। और ये जो मुद्रा राक्षस है, मुद्रा राक्षस में चाणक्य की जो मौर्य वंश में सहायता की थी, यानी मौर्य वंश में चंद्रगुप्त मौर्य की जो सहायता की थी, अर्थात चाणक्य ने मौर्य वंश में जब चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की थी मौर्य वंश की स्थापना है, तो उसकी जो सहायता का जो वर्णन है, यानी कितनी कुटिलता के साथ में कूटनीति अपना करके इन्होंने मौर्य काल की स्थापना करवाई, तो उसी की सहायता का वर्णन किया गया है किसमें, मुद्रा राक्षस में, जिसको किसने लिखा है, तो विशाखा दत्त ने लिखा है। नेक्स्ट अन्य और भी साहित्य ग्रंथ हैं, जैसे जैन ग्रंथ हैं, जैन ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है, बौद्ध ग्रंथों से भी जानकारी मिलती है। मौर्य काल से संबंधित जो जानकारी है वह इन ग्रंथों से भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त विदेशियों के यात्रा से संबंधित भी जानकारी मिलती है, जैसे चीनी यात्री आए थे वायान सुंगयन और इत्सिंग, तो उनके भी जो उन्होंने रचनाएं की हैं कुछ उनसे भी जानकारी मिलती है, लेकिन जितने महत्वपूर्ण थे उनके मैंने यहाँ पर सम्मिलित किया है।
ये तो पुरातात्विक स्रोतों पर क्या जानकारी मिलती है उसमें देखते हैं। जैसे अशोक के अभिलेख, आप अशोक के अभिलेख देखेंगे, अशोक के जो अभिलेख हैं, अशोक के अभिलेखों से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में भवनों से जानकारी मिलती है, स्तूपों से जानकारी मिलती है, गुफाओं से जानकारी मिलती है, मृदभांड से जानकारी मिलती है। यानी ये सभी पुरातात्विक स्रोत हैं जहाँ से मौर्य काल के वंश की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट आपका रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से, जो परीक्षाओं में कई बार ये भी पूछा जा चुका है, तो मौर्य जो रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख से भी मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। अब आइए आगे चलते हैं अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों पर। तो मौर्य वंश की स्थापना से संबंधित चर्चा करते हैं। यहाँ पर थी स्रोत से संबंधित चर्चा, अब चर्चा करते हैं मौर्य वंश की स्थापना से। मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। जैसा कि आपने इसके पिछले वीडियो में भी देखा था कि जो मगध का तीसरा वंश नंद वंश चल रहा था, नंद वंश के जो अंतिम शासक थे घनानंद, घनानंद के दरबारी थे कौन, तो चाणक्य थे यानी विष्णुगुप्त, और घनानंद ने चाणक्य को अपमानित कर दिया था, इसलिए चाणक्य उनके दरबार छोड़ करके चले जाते हैं और वह चंद्रगुप्त मौर्य से मिलते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता इसीलिए करते हैं क्योंकि घनानंद को पराजित करवाना चाहते हैं, तो इसलिए चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता की। और चंद्रगुप्त मौर्य की सहायता के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा घनानंद के ऊपर आक्रमण करवाया, आक्रमण करवा करके घनानंद की पराजय हुई, और पराजय होने के बाद में आपका मौर्य वंश की स्थापना हुई। तो वही लिखा यहाँ पे अपने गुरु, यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु विष्णुगुप्त, या उन्हीं का नाम चंद्रगुप्त, या उन्हीं को कौटिल्य के नाम से जाना जाता है, तो ये 3 नाम देखने को मिलते हैं। तो ये जो चाणक्य थे, जो कौटिल्य थे, इनकी सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को पराजित किया, पराजित करके और मौर्य वंश की स्थापना की। तो यह भी पूछ लिया था मौर्य वंश की स्थापना किसने की, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किया। सहायता किसने की थी, तो चाणक्य और विष्णुगुप्त ने, जो आप अच्छे तरीके से उम्मीद है इन सभी को जानते होंगे। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत आप देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कुछ। चंद्रगुप्त मौर्य का जो काल रहा वह 322 BC से लेकर के 298 BC तक काल जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य का काल रहा, यानी इतने काल तक इन्होंने शासन किया था। जैसा कि आप देख रहे हैं 322 में चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना की, और 322 से लेकर के 298 BC तक का जो काल रहा वह चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना शासन चलाया, और बहुत ज़ोर शोर से चलाया। तो नेक्स्ट बौद्ध व जैन धर्म में जो चंद्रगुप्त थे, चंद्रगुप्त को क्षत्रिय कहा गया, यानी जो बौद्ध धर्म या जैन धर्म के जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों के आधार पर चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय कहा गया है। लेकिन मुद्रा राक्षस में, मुद्रा राक्षस जो है, मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र के नाम से कहा गया है कि ये शूद्र थे। अब क्या इनके जात से संबंधित है इसके कोई, यानी ये साक्ष्यों के आधार पर ऐसी जानकारी मिलती है। उसके बाद में नेक्स्ट यूनानियों के आधार पर जस्टिस और स्टेबो, यानी यूनानियों में जो जस्टिस और स्टेबो थे, स्टेबो के आधार पर जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस के नाम से जाना गया है, यानी इनके द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस नाम दिया गया है। तथा एप्सिन और प्लूटार्क के द्वारा, एप्सिन और प्लूटार्क के द्वारा एंडोकोटस कहा गया है, यानी चंद्रगुप्त मौर्य को जस्टिस और स्टेबो द्वारा सेंट्रोकोटस कहा गया है, और एप्सिन और प्लूटार्क के द्वारा इनको एंडोकोटस कहा गया है। अब चंद्रगुप्त मौर्य ने जो अपना शासन चलाया था वह, इनके जो चंद्रगुप्त मौर्य की जो राजधानी थी मौर्य वंश की, वह थी आपकी पाटलिपुत्र, यानी पाटलिपुत्र को राजधानी बना करके चंद्रगुप्त मौर्य ने पूरा अपना शासन सत्ता चलाया था। अब आगे देखते हैं। और जस्टिन के आधार पर, जस्टिन का कहना है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य 6 लाख सेना लेकर के, यानी चंद्रगुप्त मौर्य के पास बहुत बड़ी संख्या में सेना थी, और अपनी 6 लाख सेना लेकर के पूरे भारत को रौंद डाला, और रौंद करके पूरे भारत पर अपना अधिकार जमा लिया। यानी ये किसका कहना है, तो ये जस्टिन के अनुसार कहा गया है, जस्टिन के अनुसार कहा गया है कि मौर्य ने 6 लाख सेना लेकर के, यानी बहुत बड़ी संख्या में सेना थी इनके पास, बहुत बड़ी संख्या में सेना ले करके और पूरे भारत को रौंद डाला, रौंद करके उस पर अधिकार कर लिया। यानी 6 लाख सेना की सहायता से पूरे भारत को रौंद डाला, रौंद करके और उस पर पूरा अधिकार जमा लिया। ऐसा कहना है किसके द्वारा, जस्टिन के द्वारा, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना जो साम्राज्य था वह विस्तार बहुत ज़्यादा क्षेत्र में किया था, इसलिए ऐसा कहा गया जस्टिन के आधार पर।
उसके बाद में मौर्य जो थे, मौर्य का जो चंद्रगुप्त मौर्य का जो युद्ध हुआ वह जो पंजाब प्रांत के राजा सेल्यूकस निकेटर थे। पंजाब प्रांत जो आपका पश्चिमी भारतीय जो पश्चिमी भारत का जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी तटीय क्षेत्र में पंजाब प्रांत में जो राजा सेल्यूकस निकेटर था, सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ। सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो सिकंदर के साथ आने वाला सिकंदर का यह साथी था, जिसको जब सिकंदर वापस गया था तो पंजाब प्रांत को सेल्यूकस निकेटर को सौंप करके गया था, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी चर्चा की है। क्योंकि सिकंदर के साथ में आपका मेगास्थनीज आता है, सेल्यूकस निकेटर आता है, निर्याकस आता है, लेकिन जब सिकंदर वापसी जाता है तो अपनी सेना को दो भागों में विभाजित करके एक थल सेना एक जल सेना, थल सेना का नेतृत्व स्वयं सिकंदर कर रहा था और जो जल सेना थी जल सेना का नेतृत्व निर्याकस कर रहा था। तो ये सभी चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं। इसके बाद में आगे सेल्यूकस पराजित हुआ। अंत में सेल्यूकस क्या हुआ? पराजित हुआ। और पराजित होने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य की सेल्यूकस निकेटर से संधि हुई, यानी सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। पराजित करने के बाद में संधि हुई। संधि किस शर्त पर हुई तो वो देखते हैं आगे। अपनी पुत्री यानी सेल्यूकस निकेटर ने अपनी पुत्री जो हेलेना थी, हेलेना का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से संधि के तहत। उसके बाद में साथ ही साथ 500 हाथी, चंद्रगुप्त मौर्य को 500 हाथी दिए और काबुल, कांधार, मंक्रांत तथा हेरांत का जो क्षेत्र था वह अपना क्षेत्र भी चंद्रगुप्त मौर्य को दे दिया। यानी बहुत आसानी से इस पर अधिकार हो गया, चंद्रगुप्त मौर्य का क्षेत्र दे दिए। उसके बाद में जो दरबारी था, जो सेल्यूकस निकेटर का दरबारी था, जो सिकंदर के साथ में ही आया था, कौन? मेगास्थनीज, जिसने इंडिका की रचना की अभी आपने देखा। तो मेगास्थनीज को जो दरबारी था वह चंद्रगुप्त मौर्य का दरबारी बना दिया, यानी अपनी पुत्री हेलेना का विवाह कर दिया चंद्रगुप्त मौर्य से। 500 हाथी दिए तथा काबुल, कांधार, मक्रांत और हेरांत का क्षेत्र दे दिया। और मेगास्थनीज जो दरबारी था उसको भी चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में दरबारी के रूप में नियुक्त कर दिया, यानी दे दिया, जिसने इंडिका की रचना की थी। तो ये संधि के तहत इतना सभी किया था सेल्यूकस निकेटर ने। उसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने, जब चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम समय आता है, यानी जीवन का जो अंतिम चरण चल रहा था, तो अंतिम चरण में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन साधु से मिले और जैन दीक्षा प्राप्त कर ली। यानी जैन साधु कौन थे? तो भद्रबाहु जो नेतृत्व कर रहे थे। तो जैन साधु भद्रबाहु से चंद्रगुप्त मौर्य मिले और मिलने के बाद में दीक्षा प्राप्त की। दीक्षा प्राप्त करने के बाद में श्रवणबेलगोला, जो आपका मैसूर कर्नाटक क्षेत्र में पड़ता है, श्रवणबेलगोला के पास में चंद्रगिरी की जो पहाड़ियाँ, उन पहाड़ियों पर ये उपवास करके रहने लगे, यानी उपवास रख करके वहाँ पर रह रहे थे। अर्थात कहने का अर्थ यह है कि जो साधु का जीवन है, साधु का जीवन अंतिम चरणों में ये बिताने लगे और अपने प्राण त्याग दिए। यानी किस प्रकार से त्याग दिए अपने प्राण? तो जैन साधु थे जो भद्रबाहु से शिक्षा ली और श्रवणबेलगोला जो कर्नाटक की चंद्रगिरी पहाड़ियाँ हैं उन पर यह उपवास रख करके यानी व्रत रह करके यह साधु का जीवन जीने लगे। और साधु का जीवन रख करके इन्होंने मौत को गले लगा लिया, यानी इन्होंने मृत्यु को गले लगा लिया और अपने प्राण त्याग दिए। अब जस्टिन के आधार पर कहा गया है कि सिकंदर जो था और जो चंद्रगुप्त थे, सिकंदर और चंद्रगुप्त की भेंट हुई थी। और उस भेंट में, क्योंकि आप जानते हैं नंद वंश का जो अंतिम शासक घनानंद था, घनानंद के समय में सिकंदर ने आक्रमण किया था और उसी समय यानी चंद्रगुप्त भी था। तो चंद्रगुप्त और बताते हैं सिकंदर की भेंट हुई थी। उस भेंट में क्या हुआ था, ये कब भेंट हुई थी? तो घनानंद के समय में हुई थी। और जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने जो सिकंदर से सहायता मांगी थी, लेकिन सिकंदर ने मना कर दिया था, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं माना जाता, कई इतिहासकार इसे मानते हैं और कई नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे कहने का अर्थ है जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका अंतिम समय यहाँ पर समाप्त होता है, यानी उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। अब प्राण त्यागने के बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार अब इस पूरे शासन सत्ता को संभालता है। तो आगे देखते हैं कि बिंदुसार किस प्रकार से कार्य करता है। अब आइए चलते हैं आगे, देखते हैं कि जो देखा आपने चंद्रगुप्त मौर्य का जो पुत्र था बिंदुसार, वह राजपाट संभालता है और किस प्रकार से उससे बनते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, उन सभी पर चर्चा। तो उम्मीद है आप सभी लोगों को बहुत पसंद आ रहा होगा। यदि आपको पसंद आ रहा हो तो लगातार आप चैनल से जुड़े रहिएगा
और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन बटन अवश्य दबा लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको टॉपिक बाय टॉपिक एक क्रमबद्ध रूप में कहानी की तरह जो भी सब्जेक्ट मिलेगा आपको कहानी की तरह क्रमबद्ध के रूप में सभी टॉपिक आपको सभी सब्जेक्टों को प्राप्त होते रहेंगे। इसलिए आप चैनल से लगातार जुड़े रहें। उम्मीद है आप सभी को बहुत पसंद आएंगे। तो देखते हैं कि बिंदुसार का जो काल रहा वह 298 बीसी से लेकर के 273 बीसी तक के मध्य के जो काल है उस काल में बिंदुसार ने शासन किया। अब बिंदुसार के अन्य नाम भी हैं, जैसे कि इसने अमित्रघात के नाम से भी जाना जाता है। जो परीक्षाओं में पूछा गया है कि अमित्रघात किसे कहते हैं, तो बिंदुसार का दूसरा नाम है अमित्रघात, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक, यानी इनको शत्रु विनाशक के नाम से जाना गया, यानी अमित्रघात कहा गया है। उसके बाद में जैन ग्रंथों में इनको बिंदुसार को सिंहसेन के नाम से भी कहा गया है, यानी बिंदुसार का जो सिंहसेन नाम है वह जैन ग्रंथों से देखने को मिलता है। आगे चलते हैं। इनके शासन में तक्षशिला क्षेत्र में, यानी आप देख रहे थे कि इनके जो पिता थे जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, चंद्रगुप्त मौर्य ने देखा जाता है कि अफ़गानिस्तान से लेकर के और जम्मू कश्मीर को उसके बाद में नीचे आप दक्षिणी भारत में कर्नाटक क्षेत्र से और पूर्वी भाग बंगाल से लेकर के ये पूरा जो क्षेत्र का साम्राज्य था ये पूरा स्थापित कर दिया था किसने, चंद्रगुप्त मौर्य ने। तो इतना बड़ा शासनकाल था, तो कहीं ना कहीं जो कई लोग ऐसे आते थे उभर करके जो उसका विपरीत जो विरोध करते थे, तो ऐसे विरोध करने वाले कई लोग उभर करके आते हैं, लेकिन चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में नहीं आते हैं, क्योंकि उनका बहुत बड़ा वर्चस्व रहा है। यदि बात की जाए कि मगध वंश में या प्रथम ऐसा कौन सा वंश है जो सबसे वर्चस्व में रहा है, तो ऐसा वंश आपका रहा है मौर्य काल, और मौर्य काल में मुख्य रूप से चंद्रगुप्त मौर्य का। तो इसलिए उस समय उभर के कोई नहीं आता, लेकिन जब बिंदुसार शासन कर रहे थे तो उस समय जो तक्षशिला गांधार का क्षेत्र जो पड़ता है, जो पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के पश्चिमी क्षेत्र का, तो उस क्षेत्र में कुछ विद्रोह उभर के आ रहे थे, यानी इनके जो साम्राज्य चल रहा था, इनके साम्राज्य के विरोध में कई लोग उभर करके आ रहे थे, अर्थात विद्रोह उभर रहे थे। तो उन विद्रोह को बिंदुसार ने दबाने के लिए अपने पुत्रों को भेजा। इनके कौन कौन से, तो मुख्य रूप से 2 पुत्रों के नाम देखने को मिलते हैं। पहला पुत्र अपने भेजा सुसीम को, सुसीम जो बिंदुसार का पुत्र था उसको भेजा कि आप जाइए और उस जो तक्षशिला क्षेत्र में जो विद्रोह को दबाइए। लेकिन सुसीम जाते हैं, परंतु सुसीम उस विद्रोह को दबा नहीं पाते हैं, तो विद्रोह दबाने में असफल हो जाते हैं। तो असफल होने पर फिर उसके बाद में ये अपने दूसरे पुत्र अशोक को भेजते हैं। अशोक, जिसका मौर्य काल में बहुत विशेष वर्णन मिलेगा आपको, अशोक को भेजते हैं, और अशोक जब वहाँ जाता तो उस विद्रोह को आसानी से दबा दिया। अशोक ने उस विद्रोह को बहुत आसानी से दबा देता है, अर्थात ये सिद्ध हो जाता है कि जो अशोक हैं ये राजा बनने के योग्य हैं, यह शासन सत्ता संभालने योग्य हैं। वही अर्थात कहा गया कि राजा के जो सर्वगुण हैं वह अशोक में विद्यमान हैं। उसके बाद में 273 बीसी में बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। तो बिंदुसार की मृत्यु के बाद में 273 में जब मृत्यु हो जाती है तो 273 से लेकर के फिर 269 बीसी में 269 बीसी में अशोक राज्याभिषेक कराता है, यानी 269 बीसी में जो अशोक था वह राजा बनता है। लेकिन 273 में मृत्यु हुई थी, 269 में अशोक राजा बनता है। ये जो 4 साल का जो गैप रहा, ये गैप कहाँ रहा, तो बताया जाता है कि जो 4 वर्ष बाद जब अशोक ने राज्याभिषेक कराया उसके पहले अशोक के यानी बिंदुसार के ऐसा कहा जाता है कि 99 और भाई थे। तो टोटल कुल मिला के अशोक 100 भाई थे। तो 100 भाइयों में जो अशोक थे ये बहुत विशेष प्रवृत्ति के थे। तो इन्होंने अपने 99 भाइयों को, इन 4 साल के मध्य में इन्होंने अपने 99 भाइयों से संघर्ष किया। संघर्ष करने के बाद इन्होंने सभी भाइयों को मार दिया। ऐसा कहा जाता है कि सभी भाइयों को मार दिया, और मारने के बाद में 269 बीसी में इन्होंने अपना राज्याभिषेक कराया और राजा का पद संभाला। इनकी माता के बारे में जानकारी मिलती है कि इनकी माता का नाम था सुमदाग्री, और इनकी जो पत्नी थी, इनकी पत्नियों का जो वर्णन है मुख्य रूप से क्लियर नहीं है, लेकिन जो मुख्य रूप से मानी जाती हैं, जो ज़्यादा वर्णन मिलता है वह मुख्य रूप से कारुवती का वर्णन मिलता है। कारुवती जो अशोक की पत्नी थी। उसके बाद में अन्य इनकी एक और पत्नी थी श्रेष्ठी देवी। श्रेष्ठी देवी कहा जाता है। श्रेष्ठी देवी के अर्थात अशोक के 2 एक पुत्र और एक पुत्री थे। पुत्र का नाम था महेश और पुत्री का नाम था संघमित्रा। ऐसा देखने को मिलता है श्रेष्ठी देवी के आधार पर, यानी श्रेष्ठी देवी ने एक पुत्र एक पुत्री को जन्म दिया था।
अब देखते हैं अशोक के बारे में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर बिंदुसार की मृत्यु हो जाती है। बिंदुसार की मृत्यु के बाद में अशोक 269 BC में से लेकर के जो अशोक का शासनकाल चलता है वह 269 BC से लेकर के 232 BC तक का जो काल है वह अशोक के काल है, यानी मौर्य काल में अशोक का काल ये टाइम पीरियड रहा है। तो उसके बाद में आपने देखा 269 BC में अवंती क्षेत्र में, यानी जब अशोक राजा अभिषेक कराते हैं तो जो राजा बनते हैं वह अवंती क्षेत्र, जो आप जानते हैं MP में पड़ता है, जो उज्जैनी, जिसकी राजधानी उज्जैनी और महिष्मती थी, तो अवंती क्षेत्र का राजा ये बनते हैं। कौन? अशोक। उसके बाद में अशोक का जो नाम है वह अशोक का नाम अशोक केवल 2 अभिलेखों से मिलता है, एक मास्की और एक गुर्जरा। ये आपका मास्की और गुर्जरा, ये 2 अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है। इसके अतिरिक्त जो अन्य जगह हैं, अन्य जगह से भी इनका जो नाम है वह देव नाम प्री मिलता है। अर्थात कहा जाता है कि अशोक ने अपना नाम देव नाम प्री रखा था और उन्हीं के नाम से उनको जाना गया है। लेकिन 2 अभिलेखों से इनका नाम अशोक मिलता है। कौन कौन से अभिलेखों से मिलता है? तो मास्की और गुर्जरा 2 अभिलेख हैं जिनसे अशोक का नाम अशोक देखने को मिलता है। उसके बाद में 261 BC में अशोक ने मुख्यतः व्यापार और व्यवसाय, यानी राज्य का प्रचार प्रसार, तो क्षेत्र का जो प्रसार है वो तो राजा का मुख्य उद्देश्य होता था, लेकिन उसके अतिरिक्त भी अशोक का जो मुख्य उद्देश्य रहा था वह व्यापार और व्यवसाय से इनका उद्देश्य रहा। और इन्होंने कलिंग उड़ीसा, जो उड़ीसा क्षेत्र में कलिंग पड़ता, कलिंग पर अशोक ने 261 BC में युद्ध कर दिया, यानी आक्रमण कर दिया। आक्रमण करने के बाद में वहाँ पर यानी कलिंग में, उड़ीसा में लाखों लोग मारे गए, यानी ऐसे जो बंदी हुए लोग थे या जो अन्य लोग थे, तो समाज के लाखों लोग वहाँ पे मारे गए। और उस समय जब ये शांत हुआ, अर्थात युद्ध जब अंत हुआ, उसी समय वहाँ पर अशोक पहुँचते हैं। तो अशोक ने देखा, वहाँ पे अशोक पहुँचते हैं और देखते हैं कि लाखों लोग चिल्लाते हैं, चीखते हैं, बिलखते हैं, यानी अपने घर परिवार या जो भी लोग मरे हैं उस युद्ध में, उनके जो परिवारजन होते हैं वह परिवारजन बहुत ही रोकते बिलखते हैं। तो ये सब दृश्य जो देखा ये अशोक ने देखा। अशोक ने ये दृश्य देख करके अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। तो ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अशोक का हृदय परिवर्तन किस युद्ध से हुआ? तो कलिंग के युद्ध से हुआ था, जो उड़ीसा में हुआ था, जो उड़ीसा में पड़ता है, वहाँ पर इनका हृदय परिवर्तन हुआ था। इसका जो वर्णन है हृदय परिवर्तन का, ये 13वें शिलालेख से वर्णन मिलता है देखने को, कि 13वें शिलालेख से यह साक्ष्य के आधार पर प्राप्त हुआ है कि हृदय परिवर्तन जो अशोक का हुआ था वह कलिंग युद्ध से हुआ था, जो उड़ीसा में हुआ था। उसके बाद में अशोक वहीं पर जब यह युद्ध समाप्त हो जाता है, इस दृश्य को देख करके यह मन में एक प्रण बनाते हैं कि अब हम आज के बाद कभी युद्ध नहीं करेंगे, केवल और केवल धर्म मात्र का सहारा लेंगे, अर्थात केवल धार्मिक पथ पर चलेंगे और हम युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा प्रण लिया इन्होंने और इनका हृदय परिवर्तन हुआ। तो बौद्ध भिक्षु, उसके बाद में ये बौद्ध भिक्षु उपजगत से मिलते हैं। जो बौद्ध भिक्षु थे, जो बौद्ध जो साधु थे, उपजगत से मिलते हैं और उपजगत से इन्होंने बौद्ध की दीक्षा प्राप्त की। और बौद्ध की दीक्षा प्राप्त करने के बाद में वह बौद्ध की प्रचार प्रसार के लिए, यानी धर्म प्रचार प्रसार में ये पूरी तरह लग जाते हैं। तो और शिलालेखों का निर्माण करवाते हैं प्रचार प्रसार के लिए मुख्य रूप से। फिर तो धर्म के प्रचार और प्रसार में ये लग जाते हैं और ये कई यात्राएं भी करते हैं और कई मठ भी बनवाते हैं, कई शिलालेख का निर्माण करते हैं बौद्ध के प्रचार प्रसार के लिए। उसके बाद में कल्लड़ की जो बुक है, यानी पुस्तक है रजत रंगड़ी, जो कल्लड़ की रचना है रजत रंगड़ी में ये उल्लेख मिलता है। क्या ये उल्लेख मिलता है कि जो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र था, जम्मू कश्मीर में वितिस्ता नदी किनारे, जो वितिस्ता नदी आपके पड़ती, वितिस्ता नदी के किनारे अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। अर्थात जम्मू कश्मीर की वितिस्ता नदी के किनारे अशोक ने श्रीनगर की स्थापना करवाई थी। तो इस प्रकार से यह रहा अशोक का पूरा कार्यकाल। उसके बाद में क्या होता है कि मौर्य वंश के फिर अंतिम शासक, यानी जब अशोक की मृत्यु हो जाती है, अशोक की मृत्यु के बाद में मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त जो हैं, ये मौर्य वंश के अंतिम शासक थे। और बृहदत्त जो मौर्य वंश के अंतिम शासक थे, उनका 185 BC में
बृहदत्त के जो सेनापति थे पुष्यमित्र शुंग इनके जो सेनापति थे बृहदत्त के सेनापति ने ही बृहदत्त की हत्या कर दी। और हत्या करके आप देखेंगे पुष्यमित्र शुंग ने हत्या की तो शुंग वंश की स्थापना हो जाती है, अर्थात मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहदत्त की हत्या बृहदत्त के सेनापति जो पुष्यमित्र शुंग थे, पुष्यमित्र शुंग ने बृहदत्त की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना की। तो अब आगे देखेंगे शुंग वंश की स्थापना से संबंधित। और ये जो मौर्य काल आपने देखा, इस मौर्य काल से यहाँ पे जितने महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, इसके अतिरिक्त इसका एक और वीडियो आएगा जिसमें जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, जो इनके धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक क्षेत्र से बनने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को सेकंड वीडियो में चर्चा करेंगे। क्योंकि जो भी आप कोई भी वंश पढ़ें उस वंश के अंतिम में एक पूरे वंश क्या एक सार के रूप में कि उस पूरे वंश में सामाजिक व्यवस्था कैसी रही, राजनीतिक व्यवस्था कैसी रही, प्रशासनिक व्यवस्था कैसी रही या धार्मिक व्यवस्था कैसी रही, उन सभी पर एक महत्वपूर्ण विशेष रूप में चर्चा करते हैं। क्योंकि वहाँ से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए इसका सेकंड वीडियो आएगा। यह केवल एक कहानी के रूप में समझाने के लिए था और इसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने सम्मिलित किया। उम्मीद है आप सभी को पसंद आया होगा। यदि पसंद आए तो आप चैनल से जुड़े रहें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन दबा लें। सभी को जय हिंद, नमस्कार।